उत्कर्ष स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके दिल्ली सल्तनत से कम यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप ये जो हमारी वीडियो है प्लीज़ आप देख कर के जाइएगा। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसके पहले जो मुग़ल काल था उसको हमने वीडियो पे डाल दिया है और आप वहाँ हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत है, यहाँ इसमें दिल्ली सल्तनत में सारी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मुग़ल काल के बाद देखेंगे तो जो मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई आप देखेंगे तो 1206 से अगर आप देखें तो 1526 तक इसका पूरा टाइम पीरियड रहा है ना। हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है ये कैसे ये इसमें परिवर्तन हुआ। तो पहले हम समझते हैं कि देखिए, अगर आप देखेंगे जब तुर्कों का जब आक्रमण हुआ था भारत पे, जब तुर्की आक्रमण किए थे तो उस समय उनका पूरा जो शासन था वो चल रहा था। और उसके बाद दो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है वो तुर्की आक्रमण के बाद होती है। यानी दिल्ली सल्तनत के पहले तक तुर्की आक्रमण जो था वो आए थे, अपना शासन कर रहे थे, और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ये कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो जैसे अगर देखेंगे आप तो इसमें दिल्ली सल्तनत के पहले जो एक शासक था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जो था उसका एक गुलाम था, उसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो जब मोहम्मद गौरी जब यहाँ के विजित प्रदेशों को जीत करके और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वो सारी विजित प्रदेश सौंप गया, और उसके बाद तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने गुलाम वंश की स्थापना करी। और ये जो गुलाम वंश है ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है, और इसी को एक शब्दों हम कहें तो अन्य नाम से हम इसी को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि गुलाम वंश क्या था, इसमें कौन कौन से शासक आए और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था ये था गुलाम वंश। और आपको मैंने टाइम पीरियड भी इसका बता दिया है कि जो गुलाम वंश था इसका जो पूरा जो टाइम पीरियड था ये कब से कब तक था, 1206 से 1290 तक। फिर से ध्यान से सुनिए, 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था। ठीक, और टोटल अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो 1206 से और 1526 तक चलता है। क्योंकि 1526 में ही जो लास्ट आपका लोधी वंश होता है, और लोधी वंश का जो अंतिम जो शासक होता है उसका नाम है इब्राहिम लोधी, जिससे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। और जो युद्ध होता है उसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। और वहीं से इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत जो पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक है। अब दिल्ली सल्तनत में जो पहला जो वंश आता है गुलाम वंश, अब हम इसको देखते हैं। 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, अब आपने पहले ही जान लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है और इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से 1210 ईस्वी तक। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो हमारी वीडियो को पॉज करके और उसको ध्यान से जो कंटेंट है इसको पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और आप इसको 2-3 बार अगर सुनेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक हम फैक्ट को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और शुरुआत में गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इस वंश की स्थापना दास के द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे जब मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था और उसने भारत के बहुत सारे प्रदेशों को विजित कर लिया था, तो उसने बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और इसमें से एक उसका कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो था वो उसका गुलाम था, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो इसको दास वंश भी कहा जाता है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण किया और बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप
आपको ये याद रखना है कि गुलाम की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी बना करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता से प्रभावित होकर किसने? मिन्हाज ने उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा। ठीक है, अब देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार विचार वाला व्यक्ति था, एक शासक था, बहुत ही दानशील, बहुत ही बिल्कुल से आप देखेंगे तो एक काइंडनेस वाला एक शासक था, और इसीलिए इसको मिन्हाज ने इसे लाख बख्श नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी। और इसने किस विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था? नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय को उसने ध्वस्त कर दिया था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु देखें तो कैसे हुई थी? तो जिसकी मृत्यु थी चागोन खेलते समय, चागोन एक प्रकार का पोलो खेल होता था, घोड़े से गिरकर हुई थी, और उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। उसके बाद देखिए तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मलिक की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई थी। उसको हसन निजामी एवं फेक मुतबीर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। अब हम थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य सेनापति, एक अचूक तीरंदाजी और साहसी प्रभावशाली व्यक्ति था। इसने दिल्ली में, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का इसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हम आगे अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो आता है कौन? इल्तुतमिश। इसका जो टाइम पीरियड है अगर आप देखेंगे तो 1211 से 1236 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो गुलाम और दामाद था? तो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने आराम शाह की हत्या करके इसे गद्दी पर ये बैठा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के टका जो चांदी का सिक्का होता था और जीतल तांबा का सिक्का होता था, इसके द्वारा जारी किया गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली का श्री गणेश किया, यानी इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा अपनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ से आपका एक एक लाइन पे आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा बात करें तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहालगान या 40 दलों के नाम से 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था। ठीक है, तो देखिए आपने इल्तुतमिश के बारे में क्या किया जाना। पहला तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के, जो चांदी का सिक्का होता चला है उसको टका कहा जाता था। उसके साथ जो जीतल होता था वो किसका होता था? तांबे का, इसके द्वारा जारी किया गया था। और दूसरा जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और इसके बाद इसके द्वारा 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया था जिसे तुर्कान चिहालगान कहा गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा अल इमाम मंतशिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता दी, और उसे क्या किया? खलीफा के सहायक नासिर अमीर और उल मोइन की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखें इल्तुतमिश के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, देखिए लाहौर किसकी राजधानी थी, अभी आपने ऊपर देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। अब जब इल्तुतमिश आता है तो ये लाहौर की बजाय अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, दिल्ली। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ से वो कन्फ्यूजन वो क्रिएट करेंगे। इसको क्लियर कर लीजिए पूरा। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। लाहौर से दिल्ली बनाया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये मैंने आपसे ऊपर ही डिस्कस कर चुका हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कुतुबुद्दीन के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसका जो शासक आता है उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ दिन रुकनुद्दीन फिरोज शासन कर रहा था, परंतु उसकी अयोग्यता के कारण जो तुर्की के अमीर थे उन्होंने रजिया बेगम को दिल्ली का सरदार नियुक्त कर दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, तो हम रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी। इसका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1236 से 1240 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया दिल्ली का सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी, है ना, पहली मुस्लिम महिला थी रजिया दिल्ली का सुल्तान बनने वाली। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। जो सरदार थे दिल्ली के उस टाइम, तो वो ये सोच रहे थे कि कोई भी अगर हमारा उत्तराधिकारी होगा तो वो पुरुष होगा, लेकिन ये महिला थी, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। तो आगे देखते हैं रजिया सुल्तान ने और भी कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसके बारे में समझते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान उसने कूला यानी टोपी पहनकर दरबार की कार्रवाई में हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि आप देखेंगे तो वो जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, तो उस टाइम महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था। तो जब रजिया सुल्तान जब दिल्ली सल्तनत का जब शासिका बनी तो उसने सबसे पहले महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता दिखाने की कोशिश की, और उसके साथ जो कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में कार्रवाई करने का पूरा उसने कार्य को करना शुरू किया। उसके बाद देखिए अबिसिनिया के हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूब को रजिया ने अमीर अखूर, ठीक है, अमीर अखूर एवं मलिक हसन गौरी को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। क्लियर। फिर देखिए रजिया ने किससे अपनी शादी की थी, अल्तुनिया से शादी की थी, है ना। और इसकी जो हत्या देखेंगे तो कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा की गई थी। तो इस पर अभी तक क्वेश्चन बन चुका है कि रजिया की शादी किससे हुई थी, अल्तुनिया के साथ हुई थी। और जो रजिया की मृत्यु देखेंगे तो डाकुओं के द्वारा की गई थी, किस स्थान पर की गई थी, तो कैथल के निकट, कैथल एक स्थान है उसके निकट इसकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से इसको सुनिएगा, काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए रजिया सुल्तान के मूल्यांकन करते हैं कि इसके कुछ कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे या फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, इसको हम देखते हैं। देखिए रजिया सुल्तान ने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए उस टाइम जिस टाइम में महिलाओं को ज़्यादा समानता नहीं दी जाती थी, उस टाइम अगर एक महिला एक राजगद्दी पर बैठती है और शासन करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर देखिए स्त्री होकर भी स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि उसने स्त्री होकर भी और स्त्री का जो दुर्बलता है उसका परिचय नहीं दिया इसने। मतलब ये पुरुषों की तरह अपने आप पूरा डटी रही और उसके साथ लोगों का उसमें सामना किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब रजिया सुल्तान जब दिल्ली के शासन जब गद्दी पर बैठी शासन कर रही थी तो उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, आगे देखिए जो अगला लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है एक्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया सुल्तान स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप महिलाओं की क्या दशा थी, समझ रहे हैं। अगर ये स्त्री ना होती, पुरुष रही होती तो समझिए इसका मतलब ये है कि बहुत महान शासक थी। स्त्री होने के नाते इसके कार्यों को छिपा दिया गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि उस टाइम महिलाओं की दशा क्या थी। अब हम आगे देखते हैं अलाउद्दीन शाह। रजिया के बाद बराम शाह और अलाउद्दीन शाह अल्पकाल के लिए शासक बने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है गयासुद्दीन बलबन। आपने बलबन का भी नाम सुना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था भी दिल्ली सल्तनत का। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1266 से 1286 ईस्वी तक ये अपना शासक किया। अब हम इसके एक एक फैक्ट को देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह ठीक को अपदस्थ कर बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया था।
ठीक है। और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए गुलाम वंश में सब जितने भी शासक हुए वो सब एक दूसरे के गुलाम ही थे। जैसे इल्तुतमिश किसका गुलाम था, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, अब यहाँ जो गयासुद्दीन बलबन है ये किसका गुलाम होता है, इल्तुतमिश का गुलाम होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है उसमें नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलू खां की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, एवं सल्तनत का नाइब ए मामलिकात यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में सौंप दी। उसके बाद देखें तो तुर्कान ने चिहलगान को बलबन ने नष्ट कर दिया। ठीक है, ये जो 40 सरदारों का एक संगठन बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो बलबन ने उसे नष्ट कर दिया था। फिर बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। और बलबन ने अपने दरबार में सीजा पाबोश नामक परंपरा चलाई थी। ठीक है, सीजा पाबोश क्या होता था, आप देखेंगे तो सीजा पाबोश था, इसमें क्या होता था, जैसे मान ली कोई भी अगर मंत्री है या फिर उससे संबंधित जो भी उसका प्रशासनिक अधिकारी होता था या फिर वहाँ के जो लोग थे वो झुक करके ज़मीन पे लेट करके और उसको पैरों को चूमते थे। ठीक, तो ये जो प्रथा थी इसको सीजा और पाबोश कहा जाता था। आगे हम देखें तो बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया एवं खुद को ईरानी हीरो अफरशियाब का वंशज घोषित किया। ठीक है, अगर हम देखें तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ त्यौहार जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, जो अभी तक नवरोज़ त्यौहार को मनाया जाता है ना। फिर देखिए बलबन ने कपटपूर्वक बर्बरता तरीके से 40 मंडल को समाप्त कर दिया था। ठीक, बलबन ने दीवान ए आरज यानी केंद्रीय सैन्य विभाग तथा दीवान बरीर, ये जो दीवान बरीर था ये था गुप्तचर विभाग का गठन किया था। यानी दो जो प्रशासनिक कार्य थे किए गए थे बलबन के द्वारा, कौन कौन से, दीवान आरज जो सैन्य विभाग था और जो दीवान बरीर जो गुप्तचर विभाग था। ये दोनों का आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। उसके बाद सैमुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो सभी गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, अब हम आते हैं गुलाम वंश के बाद आता है हमारा खिलजी वंश, जिसका जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320 तक चलता है। मैंने आपको बताया क्योंकि जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक था। अब वो आपका जब गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है तो 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है वो खिलजी वंश चलता है। अब खिलजी वंश में जो जो महत्वपूर्ण शासक आए उनके जो कार्य थे उसको हम देखेंगे और समझेंगे।